नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU चैनल में। तो हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, इस सब्जेक्ट पर प्रारंभ करेंगे। कोड है BAS 221। इससे जो इकाई फर्स्ट है, ठीक है, 4 इकाइयाँ हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। हम लोग जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। शायद आपको 29 का एग्ज़ाम है इसका। आइए देखते हैं, इससे जो संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए इसमें जो है ज़्यादातर रिपीट ही करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं बताता जाऊँगा कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास जानने से पहले हम देख लेते हैं एक प्रकार से कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद सिलेबस पे आएँगे तो जल्दी-जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाएगा हर चीज़। तो ये तो प्रश्न हो जाएँगे, ठीक है? इन पे मैं बाद में आपको उत्तर दे दूँगा। पहले इसकी अवधारणा समझ लेते हैं कि भाषा का प्रारंभ कैसे हुआ, कौन-कौन से भाषा परिवार हैं, बोली, ठीक है? जैसे पूर्वी हिंदी है तो उसमें कई बोलियाँ हैं, तो ऐसे वो सब हम लोग पहले देख लेते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, ठीक है? ये सब स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे। अब भाषा कैसे बनी, ठीक है? फिर कैसे भाषा का विकास होता गया, तो वो ये कह रहे हैं कामता गुरु प्रसाद जो हैं, ठीक? कामता प्रसाद गुरु, ठीक है? इन्होंने हिंदी व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे। वह एक ही स्थान पर रहते थे और एक ही भाषा में आचार-व्यवहार करते थे। यदि भिन्न-भिन्न भाषाओं के मुख्य-मुख्य नियमों और शब्दों की तुलना की जाए, तो उनमें भी विचित्र सादृश्य दिखाई देता है, मतलब सामान्यता दिखाई देती है। इससे यह प्रकट होता है कि हम सबके पूर्वज पहले एक ही भाषा बोलते थे। तो ये कहते हैं कि जो प्रारंभ में क्या था, हम सभी लोग एक ही जगह, एक ही पूर्वज से उपजे हैं और वो एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि पाश्चात्य विद्वान क्या मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान पहले ये समझते थे कि इब्रानी हिब्रू भाषा एक है, ठीक है? जिसमें यहूदी लोगों के धर्मग्रंथ हैं, सब भाषाएँ निकली हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि जो इब्रानी है, जो हिब्रू भाषा है, ठीक है? उससे सभी भाषाएँ निकली हैं। पर जब उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और ज़्यादा अध्ययन किया, उसके मूल रूपों का पता लगा, ठीक है? तब उनको ये पता लगा कि हिब्रू से सभी भाषाओं की उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है? कोई न कोई एक ऐसी आदिम भाषा है, जिसका अब पता लगाना बहुत ही कठिन है, ठीक है? और उसी भाषा से संसार की सभी भाषाएँ निकली हैं। तो इसके आधार पे 3 भागों में बाँटी गई। एक है आर्य भाषाएँ, एक है सामी भाषाएँ, एक है तुरानी भाषाएँ, ठीक है? तो आर्य भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन ये सब आती हैं और ऐसे ही सामी और तुरानी। अब जो है तो जो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि सब लोग एक ही जगह पे थे थे, ठीक है? जो हमारे पूर्वज थे, वो एक ही जगह पे थे। फिर क्या हुआ और एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। फिर क्या हुआ, एक कहानी के ज़रिए आप इसको समझते जाइए। ये केवल आपके समझने के लिए है, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? लेकिन एक बार इसको आप समझ लेंगे तो आपको एक तरह से स्टोरी पता रहेगी और मैं आप लोगों को अभी मैप के सहारे, मैप नहीं पर एक शॉर्ट नोट्स के सहारे आपको पूरा सिलेबस आपको समझा दूँगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो फिर क्या हुआ, जब आवश्यकता बढ़ी, उस समूह में रह रहे थे सभी लोग, पर जब आवश्यकता बढ़ी और कोई अज्ञात कारण हुए होंगे, जिससे उनमें अलगाव हुआ, तो 2 शाखाएँ हुई। एक शाखा हुई, एक समूह हुआ, वो पश्चिम की ओर चला गया, जिससे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी भाषाएँ विकसित हुई। तो वो जो समूह गया होगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो जहाँ गया होगा, ठीक है? तो वो अपनी एक भाषा निर्माण कर लिया होगा, धीरे-धीरे परिवर्तित होती गई होगी, ठीक है? तो उससे ये भाषाएँ विकसित हुईं। जो दूसरी पूर्व की ओर गई थी, जिससे ईरानी और आर्य भाषाएँ विकसित हुई, ठीक है? तो एक इससे ये हो गया। अब ऑक्सस व जक्सार्टस नदियों के किनारे खोकंद और बदकसा तक आगमन। ये जो दूसरा समूह था, जो पूर्व की ओर गया था, वो इन दोनों नदियों के किनारे एक खोकंद और बदखसा ये एक जगह है, वहाँ तक ये लोग आए। फिर अब यहाँ से भी अलगाव हुआ, यहाँ से भी 2 समूह अलग-अलग गए। एक गया
पश्चिम में मर्व और पूर्वी फारस की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, कश्मीर के उत्तर व पामीर, फिर इसमें भी दो शाखाएं निकलती हैं, जो एक जाती है कश्मीर के उत्तर व पामीर की ओर। ठीक है, तो जब वहां गए तो वहां इनकी एक दरद भाषा परिवार का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब जो खुखंद और बदकसा में जो फिर अलगाव हुआ था वहां के समूहों में, ठीक है, उसमें से दो शाखाएं गई, एक पश्चिम में पूर्वी फारस की ओर गई और एक आई है पूर्व में हिंदुस्तान की ओर। अब यहाँ से आपका मुख्य प्रारंभ होता है। तो जो पूर्व में आती है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, तो खोखंद और बदकसा का पहाड़ी देश छोड़कर कंधार के पास रहे। जो पूर्व में हिंदुस्तान की ओर समूह आया वो कहाँ रहा, पहाड़ी देश छोड़कर कंधार के पास रहा। काबुल की तराई से होते हुए पंजाब आए और स्थायी निवासी हो गए। ठीक है, तो कहाँ से चलते 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 समूह विभाजित होता गया और लोग भारत पहुंचे, पंजाब पहुंचे। कई सौ वर्षों के बाद भाषा परिवर्तित होकर जिस रूप में आई उसे हम पुरानी संस्कृत कहते हैं। तो इस प्रकार से कामता प्रसाद गुरु बताते हैं कि इस प्रकार से भाषा का उत्पन्न हुआ, भाषा उत्पन्न हुई हमारे भारत में, कैसे संस्कृत बनी, इसके बारे में वो ऐसे बताते हैं। अब विश्व के भाषा परिवार की बात की जाए तो बहुत सारे भाषा परिवार हैं। ठीक है, लगभग 2746 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन भाषाओं में ध्वनि, व्याकरण, शब्द समूह, ठीक है, इन लोगों को, इन सभी चीजों को जब आप विश्लेषण करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और भौगोलिक के दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, तो इनमें बहुत सारी निकटता दिखाई देगी। तो जब निकटता दिखाई देती है तो उन निकटताओं के आधार पे हम 13 भाषा परिवार वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप यदि मान लीजिए यहाँ अवध में रह रहे हैं, अवधी है, ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्र, ठीक, उसके आसपास की बोलियों पर उसका काफी प्रभाव रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 13 भाषा परिवार वर्गीकृत कर लिए गए हैं। अब 13 के नाम आपको जानना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने सभी नहीं लिखे हैं। जो मेन है वो 4 हैं, भारोपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, तो भारोपीय परिवार जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसका क्षेत्र है भारत। अब जो हमें पढ़ना है सिलेबस में वहां पे आ रहे हैं धीरे धीरे। सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसका क्षेत्र है भारत, ईरान, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो है केंतुम भाषा परिवार, एक है सतम भाषा परिवार। अब केंतुम भाषा परिवार में ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा ये आती हैं। और जो सतम भाषा परिवार है उसमें रूसी है, आर्मीनियन है और भारत ईरान में जो भाषा बोली जाती हैं वो आती हैं। अब भारत ईरानी भाषा जो है, भारत और ईरान में कौन कौन सी भाषाएं, जो उस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो उनमें से है एक भारतीय भाषा, दरद भाषा, ईरानी भाषा। अब हमें जो पढ़ना है वो है भारतीय भाषा, प्राचीन भारतीय व आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, यही तीनें हमें पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में 4 टॉपिक हैं। पहला तो है हिंदी का उद्भव एवं विकास, दूसरा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं एवं विशेषताएं, फिर इसी प्रकार मध्यकालीन और फिर इसी प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इनको हम लोग जल्दी ही देखते चले जाएंगे। 29 से पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपका सिलेबस समाप्त कर दूं। अब कुछ नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। अब आर्य भाषा जो है, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इनका क्या समय है और इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा का समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब देखिए कहीं कहीं पे दूसरा समय लिखा होगा, पर मैंने जो ये समय लिया है वो दृष्टि से लिया है। ठीक है, तो आप लोग यही सही मान के चलिए, वैसे आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्राचीन आर्य भाषा है इसमें संस्कृत मुख्य भाषा थी। अब इसमें दो इसके भाग हो गए थे संस्कृत के, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय रहा 2000 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत का समय रहा। फिर मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, उनका समय 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक रहा। इसमें 4 मुख्यतः तो 3 मानी जाएंगी भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और औहट है जो कुछ वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। तो पाली का समय 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक, फिर प्राकृत का ईस्वी सन के प्रारंभ से 500 ईस्वी तक,
अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, और यदि अवहट्ट को मान ले तो अवहट्ट का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक रहा। अब आधुनिक आर्य भाषाओं में देखेंगे तो इसका समय 1100 ईस्वी से अभी तक है, अद्यतन है। इसके अंतर्गत हिंदी, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, सिंधी, मैथिली ये सभी भाषाएं आती हैं। अब इसके भी 3 भाग करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला तो हो जाएगा आरंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी। इसका समय हो जाएगा 1100 से 1350 ईस्वी। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल बताया था। तो आदिकाल का समय भी लगभग 1000 से 1350 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो उस समय की जो भाषा हमारे साहित्य में दिखती है वो होती है आपकी प्राचीन हिंदी या आरंभिक हिंदी। फिर मध्यकालीन हिंदी, भक्तिकाल और रीतिकाल के समय दिखती है 1350 से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी जो है वो 1850 से अभी तक दिख रही है आधुनिक काल में। अब ये तो एक बात हो गई, भारत में कौन-कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं हिंदी के अतिरिक्त। तो उसमें आप ये पूरा चित्र मत समझिए, आप केवल ये जान लीजिए कि द्रविड़ जो दक्षिणी इलाका है उसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये हिंदी की भाषाएं नहीं है। ठीक है, तो इनको आप छोड़ दीजिए। और झारखंड की एक संथाली भाषा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और बाकी एक कश्मीर का थोड़ा इलाका है उसको छोड़ दीजिए। तो इतना छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी है वो सब हिंदी के अंतर्गत आता है। अब हिंदी की भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां, इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जो यूनिट 2 है उसमें आपको बोलियां ही पढ़नी है, उपबोलियां पढ़नी है, यही सब पढ़ना है। तो जो ब्रैकेट में है वो भाषा है, जो सर्कल में है वो उपभाषा है, जिसके नीचे अंडरलाइन है वो बोली है, और जिसके नीचे डॉट 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 है वो उपबोली है। ठीक है, भाषा तो एक है, हिंदी है। उपभाषाएं 5 हैं। ठीक है, जैसे बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मराठी। ठीक है, तो ये आपकी उपभाषा हो जाएगी। उपभाषा, बोली, उपबोली, भाषा क्या है ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो मागधी अपभ्रंश, अब जैसे सबसे पहले तो संस्कृत आई, फिर उसके बाद जब रूप परिवर्तित हुआ तो प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ। ठीक है, फिर अब अपभ्रंश के भी बहुत सारे रूप हुए हैं, जिनमें से 7 मुख्य हैं। तो उसमें मागधी अपभ्रंश हो जाएगा, अर्धमागधी, सौरसेनी, खस, महाराष्ट्री, राजस्थानी, ब्राह्मण अपभ्रंश। तो ये सब अपभ्रंश के रूप हो गए। ठीक है, अब मागधी अपभ्रंश से ही बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली ये सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसी से एक उपभाषा बिहारी हिंदी का भी निर्माण हुआ है। अब बिहारी हिंदी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, ये 3 बोलियां हैं और एक उपबोली है अंगिका। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा है, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये बोलियां आ जाएंगी। फिर सौरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत गुजराती और पंजाबी उपभाषाएं हैं। ठीक है, मतलब भाषाएं हैं, गुजराती भाषा और पंजाबी भाषा का निर्माण हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का निर्माण भी इसी से हुआ है। इसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी, ठीक है, इन सभी बोलियों का निर्माण हुआ है। खस भाषा से, जो खस भाषा है, ठीक है, खस भाषा से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का निर्माण हुआ है, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली बोली जाती है। महाराष्ट्री भाषा से मराठी उपभाषा, और राजस्थानी से जयपुरी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये सभी बोलियां निकली हैं। और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा है वो निकली है। ठीक है, तो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये बोलियां आपको आगे पढ़नी है, और बाकी तो जो अभी मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। धन्यवाद।